चलिए आ जाइए। क्लास लाइव हो गया है जी? हाँ हो गया। बैठ गए सब लोग? काहे हल्ला कर रहे हैं? हल्ला काहे कर रहे हैं? हैं? काहे हल्ला कर रहे हैं? शांत होइए ना, शांत शांत रहिए। सब चीज ठीक है ऑनलाइन वाले लोग? चलिए ठीक है, आ जाइए तब पढ़ते हैं। कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है। अब एक आध गो कमेंट कर रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे सभी लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हटा दीजिए कमेंट अब। कुछ लोग बेवजह का आकर के प्रॉब्लम दिखाता है, बेवजह का। बताइए, इतना हजारों लोग क्लास करता है, उसको कोई दिक्कत न है, एक आध को डेली साउंड प्रॉब्लम होता है, समझे? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? और साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन आयोग। अरे कोचिंग का लोग सब कहाँ है जी? काहे तू लोग मनमानी करता है रे? है काहे मनमानी करता है? जब नीचे में डेली चलता है तो काहे के लिए विद्यार्थी को वेट करवाता है? गर्ल्स कॉमन रूम में डेली चलता है ना जी, काहे नहीं चलाता है? जब मनमानी करता है, सबको भगा देंगे एक तरफ से, समझ गया? नहीं तो जैसे चलता है वैसे चलने दो, विद्यार्थी को परेशान करता है, साला पागल सब। यानी कभी कहेगा गर्ल्स कॉमन रूम में नहीं करेगा, नहीं चलेगा क्लास, कभी कहेगा यहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा, तुम्हारे कपार पे चलेगा, पागल सब। जहां जैसे क्लास चलता है सब जगह चलेगा, गर्ल्स कॉमन रूम में भी चलेगा, जहां जो चल रहा है उस सेंटर पे भी चलेगा, हर जगह चलेगा। अपना मनमानी मत करो। दुइये को लड़का आकर के बैठता है गर्ल्स कॉमन रूम में, क्लास चलेगा, डेली चलेगा गर्ल्स कॉमन रूम में क्लास। अपने मन से मनमानी मत किया करो। दू को आकर के बैठेगा, दुइये को देखेगा, यहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा, ये सब मालिक बनने चला है। जहां पे काम करना चाहिए वहां पे करेगा नहीं, खाली फालतू का नौटंकी बतियाएगा। चलिए आइए, अपना दिमाग कोई नहीं लगाएगा, जो बोल दिए हैं जैसे हो रहा है वैसे होने दो। अरे गर्मी का मौसम है, जिस विद्यार्थी को जहां जगह मिलता है वहां पर बैठ करके पढ़ने दो। नीचे में थोड़ा सा ठीक भी होता है, ऊपर जाइए, नीचे जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए, आप लोग शांत रहिए आराम से।
ज्यादा बोलिए मत। अता पता कुछ रहता है नहीं, सब बैठ करके मोबाइल चलेगा। हम क्लास आ न गए, टोटल स्टाफ बैठ करके मोबाइल चलेगा। साला कोई एक सेकंड कोचिंग के बारे में नहीं सोचता है, समझ गए? पागल सब, खाली पेमेंट चाहिए सबको। एकदम महीना लगा तुरंत पेमेंट चाहिए, अगले दिन पेमेंट चाहिए। जहां से पैसा कमाता है उसके विषय में एक सेकंड सोचता नहीं है, अपना दिमाग लगाता है। पता किसी को कुछ नहीं रहता ऊपर में जगह है कि नहीं। कोई कहेगा ऊपर में जगह है, कोई कहेगा ना है। जाकर के पता नहीं कर सकता, 4 सीढ़ी चढ़ नहीं सकता है। पागल सब, ऊपर में जगह है नहीं जा रहा है, नीचे में चलो नहीं जा रहा है तो चलिए। कहां थे आप बताइए? ए लड़की कहां थी जी? है क्या बजे टाइम है? जब मन होता उठ के आ जाती है। अब खोजो जगह, कहां मिलता है। साइमन कमीशन आयोग, कल के सेशन में साइमन कमीशन आयोग के विषय में थोड़ा बहुत बात जो है हम आपको बताए थे, ठीक है। और आज के सेशन में जो थोड़ा बहुत बात हम लोग कल के सेशन में जाने थे, उसी को आज के सेशन में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि साइमन कमीशन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को लंदन में हुआ था। साइमन कमीशन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। और इसी वजह से जब साइमन कमीशन आयोग का 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ, तो साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध इसलिए किया गया क्योंकि साइमन कमीशन आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसी वजह से ना विरोध हुआ, इसी वजह से विरोध हुआ, आप सब लोग जानते हैं। अब आइए देखिए, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ, अर्थात फरवरी 1928। फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ और भारत आगमन के साथ ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध होने लगा। और जब भारत आगमन के साथ ही साइमन कमीशन आयोग का विरोध होने लगा, तो उस समय भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए, लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग के विरोध को देखते हुए साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। सुने क्या बोले हैं? फरवरी 1928 में जब साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ, तो साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा था। और साइमन कमीशन आयोग का जो पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा था, उसके विरोध को देखते हुए भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया। साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया गया और लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दिया। लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को क्या चुनौती दिया? तो लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दिया
कि आप जब साइमन कमीशन आयोग को काम करने नहीं दे रहे हैं तो आप भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार कीजिए जो भारत के सभी जनता को मान्य हो, जिसे भारत की सभी जनता स्वीकार करे। साइमन कमीशन आयोग को जब काम करने से रोक दिया गया तो भारत सचिव पद पर आसीन लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दिया कि ठीक है, साइमन कमीशन आयोग काम नहीं करेगा तो आप भारतीय ही साइमन कमीशन आयोग के काम को कीजिए। आप भारतीय ही एक ऐसा संविधान बनाइए जो संविधान देश की सभी आम जनता को मान्य हो, जिसे देश की सभी आम जनता स्वीकार करे। भारतीयों ने बर्केनहेड के चुनौतियों को स्वीकार किया और भारतीयों ने लॉर्ड बर्केनहेड के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारतीयों ने लॉर्ड बर्केनहेड के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में ही दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उस सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम भारतीयों को मिलकर के अब एक ऐसा संविधान बनाना है जो संविधान देश के सभी लोगों के लिए मान्य होगा। इसके बाद मई 1928 में प्रथम सर्वदलीय बैठक, भारतीयों का प्रथम सर्वदलीय बैठक फरवरी 1928 में हुआ और दूसरा सर्वदलीय बैठक मई 1928 में हुआ। दूसरा सर्वदलीय बैठक मई 1928 में हुआ और दूसरा सर्वदलीय बैठक जो मई 1928 में हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू आयोग का गठन किया जाएगा और फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू आयोग का गठन किया गया और नेहरू आयोग के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नेहरू आयोग के अन्य सदस्य में आपको सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी नेहरू आयोग के सदस्य थे और नेहरू आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में दिया। नेहरू आयोग की अगर हम लोग बात करें तो नेहरू आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 में दिया और नेहरू आयोग ने जो अपना रिपोर्ट अगस्त 1928 में दिया उस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे तो नेहरू रिपोर्ट में कई प्रकार की बातें कही गई। नेहरू रिपोर्ट में कई प्रकार की बातें कही गई। नेहरू रिपोर्ट में कई प्रकार की सिफारिशें की गई या कई प्रकार की बातें की गई। नेहरू रिपोर्ट में जो कई प्रकार की सिफारिशें की गई उसमें एक सिफारिश यह किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। एक सिफारिश यह किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। अब नेहरू रिपोर्ट में जो यह बात कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, ये डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं, डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं, इसको आगे हम लोग समझेंगे। इसके अलावे नेहरू रिपोर्ट में दूसरी सिफारिश यह किया गया कि भारत एक संघ होगा। भारत एक संघ होगा।
तीसरी सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में यह किया गया, प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर होगा। प्रांतों का गठन भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा, भाषाई आधार पर होगा। और फिर आगे नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगा, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगा, द्विसदनीय विधायिका होगा। और फिर आगे यह भी कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल है वह सदन के प्रति जिम्मेदार होगा, यानी जो द्विसदनीय विधायिका है, जो 2 सदनों वाली विधायिका है, वो 2 सदनों वाली विधायिका के प्रति मंत्रिमंडल जिम्मेदार होगा। इसके बाद आगे यह कहा गया कि बंबई प्रांत से अलग करके एक नया प्रांत सिंध का गठन किया जाएगा, एक नया प्रांत सिंध का गठन किया जाएगा। फिर नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाएगा, पृथक निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। फिर नेहरू रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पृथक निर्वाचन को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद और भी कई प्रकार की बातें नेहरू रिपोर्ट में जो है आपको कही गई थी। उसमें यह भी था कि मुसलमानों को विधानमंडल में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, मुसलमानों को विधानमंडल में 1/3 तक आरक्षण दिया जाएगा, 1/3 तक आरक्षण दिया जाएगा। ये तमाम प्रकार की बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, ये सभी प्रकार की बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, ये सभी प्रकार की सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में ये तमाम प्रकार की सिफारिशें की गई थी। नेहरू रिपोर्ट में जो तमाम प्रकार की सिफारिशें की गई थी, उसमें एक सिफारिश यह था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इस बात से नेहरू आयोग के सदस्य सुभाष चंद्र बोस इत्तेफाक नहीं रखते थे, और सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का ही दर्जा नहीं दिया जाए, बल्कि भारत को पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं दिया जाए, बल्कि भारत को पूर्ण स्वराज्य दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज्य में क्या अंतर है? देखिए, पूर्ण स्वराज का मतलब होता है पूरी की पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज का क्या मतलब होता है? पूरी की पूरी आजादी। और डोमिनियन स्टेट्स का क्या मतलब होता है जानते हैं? डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है आंतरिक तौर पर भारत में भारतीयों का शासन होगा, लेकिन बाह्य तौर पर भारत पर अधिकार ब्रिटेन का होगा। आंतरिक तौर पर भारत में भारतीयों का शासन होगा, लेकिन बाह्य तौर पर भारत पर ब्रिटेन का अधिकार होगा। यानी वैसी स्थिति जिसमें आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र होता है कोई संस्था, और बाह्य तौर पर किसी दूसरे संगठन का अधिकार होता है। या फिर भारत के संदर्भ में डोमिनियन स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो भारत के संदर्भ में डोमिनियन स्टेट्स का मतलब यह है कि भारत को एक प्रकार से ब्रिटेन अपना उपनिवेश बनाए रखेगा, मतलब ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करता रहेगा, ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करता रहेगा। भारत में शासन प्रशासन भारतीयों के द्वारा चलाया जाएगा, लेकिन बाह्य तौर पर भारत पर अधिकार अब भी ब्रिटेन का ही होगा। यह डोमिनियन स्टेट्स है। और पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी की पूरी आजादी,
मतलब हर रूप में हम ब्रिटेन से आजाद हैं, हर रूप में हम ब्रिटेन से आजाद हैं। तो डोमिनियन स्टेट्स और पूर्ण स्वराज में थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? तो अब आप देखिए, नेहरू आयोग के एक सदस्य सुभाष चंद्र बोस भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे। नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था। जबकि सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। जबकि सुभाष चंद्र बोस किसके पक्षधर थे? पूर्ण स्वराज। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। और नेहरू रिपोर्ट को लेकर अगर आप देखेंगे, क्या नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के सभी सदस्य एकमत थे? नहीं, नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस के सभी सदस्य एकमत नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस के सभी सदस्य एकमत नहीं थे। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट को लेकर जब सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता एकमत नहीं थे, तो सुभाष चंद्र बोस खुले तौर पर नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। और फिर सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग नामक संगठन की स्थापना किया। और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग का मूल उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है, भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है। यहां तक कुछ समझ में आया है? समझ में आया है तो जवाब दीजिए। तो साइमन कमीशन आयोग का जो पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा था, उस विरोध को देखते हुए साइमन कमीशन आयोग को काम करने से लॉर्ड बर्केनहेड ने रोक दिया और भारतीयों को यह चुनौती दिया कि भारतीय इस काम को करे। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया या नहीं किया ना? और भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया? मोतीलाल, जिसे क्या कहा गया? नेहरू आयोग। जिसे क्या कहा गया? नेहरू आयोग। और नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसे क्या कहा गया? नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात की गई थी या भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने का बात किया गया था? क्या भारत को नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वराज देने का बात किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में भारत को क्या देने की बात की गई? डोमिनियन। और नेहरू रिपोर्ट में भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी। इसी वजह से नेहरू आयोग के किस सदस्य ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया? सुभाष चंद्र। और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे ना? और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस विरोध किए। और सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कब ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की है? 1928। तो भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने को लेकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कब ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की? 1900। इतना बात याद हुआ? इतना बात क्लियर है ना? अब देखिएगा इसके बाद, अब एक तो
नेहरू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के ही सभी सदस्य एकमत नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस के ही सभी सदस्य एकमत नहीं थे। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दिसंबर 1928 में फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में, नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में दिसंबर 1928 में फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। फिर से एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सर्वदलीय सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग लिया, मुस्लिम लीग भी भाग लिया, और इस सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख सदस्य मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया। कुछ मुद्दा पर मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। जैसे एक मुद्दा यह था, मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना था कि पृथक निर्वाचन, मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है वह लागू रहे। मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है वह लागू रहे, जबकि नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाए। गौर से सुनिएगा आप इस बात को। आखिरकार मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश को क्यों नहीं माना? तो कुछ मुद्दा पर नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश से मोहम्मद अली जिन्ना इत्तेफाक नहीं रखता था। जैसे नेहरू रिपोर्ट में जो यह कहा गया था कि पृथक निर्वाचन को समाप्त कर दिया जाएगा, इस बात को मानने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना तैयार नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि नहीं, मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार लागू रहे। एक ही है। दूसरी बात, नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दिया जाएगा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र को नहीं बल्कि अवशिष्ट शक्ति राज्य को दिया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दिया जाएगा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि अवशिष्ट शक्ति राज्य को दिया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिससे मोहम्मद अली जिन्ना इत्तेफाक नहीं रखता था, और इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। और जब मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर मार्च 1929 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर मार्च 1929 में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी, उस 14 सूत्री मांग में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मांग यह किया कि सभी धर्म या संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने का अधिकार मिले, अवशिष्ट शक्ति प्रांत के पास हो, पृथक निर्वाचन लागू रहे, मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में 1/3 आरक्षण मिलता रहे,
बंबई प्रांत का विभाजन कर सिंध प्रांत का गठन किया जाए, सभी प्रांतों को एक समान अधिकार दिया जाए, सभी प्रांतों को एक समान अधिकार दिया जाए। 14 सूत्री मांग में मोहम्मद अली जिन्ना ने यही तमाम प्रकार की मांगे जो है आपको रखी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मत नहीं हो पाए। नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग कुछ मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर नहीं, कुछ मुद्दों पर नेहरू रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक नहीं हो पाए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीयों ने अंग्रेजों के चुनौती को तो स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद काम भी किया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकमत नहीं हो पाए, अर्थात दोनों सहमत नहीं हो पाए। और जब दोनों सहमत नहीं हो पाए, एक का दिशा उत्तर था, एक का दिशा दक्षिण था, तब अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा, हम तो आपको बोले कि आप ही सैमन कमीशन आयोग का काम कर दीजिए, लेकिन आपने तो सैमन कमीशन आयोग का काम किया नहीं, और आपने अगर काम भी किया है तो उसमें आपको अंतिम तौर पर तो सफलता मिला नहीं है, उसमें आपको अंतिम तौर पर तो सफलता मिला नहीं है, नहीं मिला है सफलता। तो फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का अधिकार दिया गया, फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का अधिकार दिया गया, और साइमन कमीशन आयोग फिर से काम किया, और साइमन कमीशन आयोग फिर से काम करने के बाद फाइनली साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में दिया। फाइनली साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में दिया। 1930 में जो साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, उसी रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुए, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद को शामिल किया गया था। 395 अनुच्छेद में से 250 से अधिक अनुच्छेद ऐसे थे जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। समझे बात को? यही है। और जब आपको नेहरू रिपोर्ट, नेहरू आयोग, साइमन कमीशन आयोग, ये सब काम हो रहा था, तो उस दौरान भारतीय वायसराय इरविन थे। इरविन भारतीय वायसराय के पद पर रहा है 1926 से 1931। इरविन भारतीय वायसराय के पद पर रहा है 1926 से 1931। इरविन ने 1929 में महारानी के तरफ से, ब्रिटेन की महारानी के तरफ से इरविन ने 1929 में एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र को दीपावली घोषणा पत्र कहा गया, जिस घोषणा पत्र को दीपावली घोषणा पत्र कहा गया। और उस दीपावली घोषणा पत्र में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी यह घोषणा की कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। यह घोषणा 1929 में हुआ है। गौर से सुनिएगा, 1929 के समय भारतीय वायसराय इरविन थे। इरविन ने ब्रिटेन के महारानी के बिहाफ में
ब्रिटेन के महारानी के बिहाफ में एक घोषणा पत्र 1929 में जारी किया, जिसे दीपावली घोषणा पत्र कहते हैं। और दीपावली घोषणा पत्र के जरिए ब्रिटेन की महारानी भारतीयों को यह बतलाना चाहती थी कि हम आने वाले दिनों में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे, आने वाले दिनों में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देंगे। लेकिन 1929 ईस्वी में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। 1929 ईस्वी में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में। और 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, लाहौर में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने, लड़का है जी, बेहोश हो गया। अच्छा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, गर्मी है, बेहोश होगा, इलाज होगा, भेज दीजिए, बगल में मेडिकल है, भेजिए, इलाज चलेगा उसका। अरे हड़बड़ाइए मत उतना बमा। क्या गेट बंद का है? खोल दीजिए गेट को। अरे गेट खोल दो। बताइए, लड़का लोग बेहोश होने लगा, लड़की लोग ठीक है ना जी? आप लोग ठीक रहिए, ले जाइए उसको। बेहोशी उसका नहीं टूटा है जी। अरे पानी मारिए ना महाराज। पूरा बेहोश हो गया। ले जाइए उसको, कहिए जल्दी ले जाएगा। कहां गया जी? अरे उसको जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल। अब आप लोग बैठिए ना, बैठिए आप लोग। गर्मी है, ये सब होता रहेगा, ठीक है? हैं? अच्छा, हाँ, हमारे सामने एसी चलता है तब पर भी देखिए ना, हमारा शर्ट आकर के छू करके देखिए, पूरा पसीना पसीना होइल है, समझे? यह है हाथी का दांत, समझे? खाने वाला दिखाने वाला। आइए ना, यहां पर 10 मिनट खड़ा रहिए ना, देखिए कितना लाइट है, ठीक है? देखिए ना कितना लाइट है, इतना गर्मी है, इतना लाइट है, एसी काम नहीं करता है, समझे? चल गया वो, ले गया उसको। एसी चला दीजिए, एसी 2-4-5 हजार में एसी में रहेगी, ठीक है? अरे देखिए, एसी चलाने का बात नहीं है, देखिए एसी काम ही नहीं करता, समझे? मेन बात यह है कि काम ही नहीं करता है, नहीं करता है काम। उसमें आप लोग और ये हो जाइएगा, उमस टाइप का हो जाता है क्लासरूम। पिछले साल चलाए थे ना, नहीं लोड ही नहीं लेता, काम ही नहीं करता है, इसी वजह से नहीं चलाते हैं इसे। हटवा दे? हाँ हटवाइए देंगे कि। गर्मी है, थोड़ा बहुत बेहोश होते रहेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। खाइए पीजिए आप लोग बढ़िया से, पानी और पीजिए, समझे? चलिए आइए अब, हीरो समय आगे आइए। उसको ले गया जी, इलाज में ले गया, ले गया इलाज में, उसको ले गया ना, ठीक। बताइए, लड़का सब बेहोश हो जाता है, लड़की लोग, आप लोग ठीक हैं, ठीक है? आप लोग ठीक रहिए। चलिए सुनिए, अब ले गया जी उसको इलाज में, ले गया ना, ठीक। क्या बोल रहे थे ये, क्या बोल रहे थे लास्ट में? है? क्या बोल रहे थे जी? है? शांत रहिए, क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, सुनिए, समझिए। तो दीपावली घोषणा पत्र बता दिए हैं। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ लाहौर में,
और 1929 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया, नेहरू रिपोर्ट को समाप्त कर दिया गया। और नेहरू रिपोर्ट को समाप्त करते हुए कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया पूर्ण स्वराज्य को। और साथ ही साथ कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को बनाते हुए यह कहा कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हेतु आगे आने वाले दिनों में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाएंगे। आगे का जो हमारा टॉपिक है वह बेसिकली है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। परंतु उससे पहले बारदौली सत्याग्रह जब किसान आंदोलन सब बता रहे थे, वहां बताए थे ना? नहीं बताए थे, उसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो मेन जो अब हम लोगों का टॉपिक है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को हम लिखाएंगे, ठीक है। कुछ चीज को हम लिखाते हैं, आप लिखिए। एक आध गो पॉइंट परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है उसको लिख लीजिए। दीजिए जो नोट है, लड़की नोट दीजिए। लिखिए, लिखिए। लिखिए। नेहरू आयोग के एक प्रमुख सदस्य सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्ण स्वराज्य क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के पक्षधर थे।
जबकि 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 नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने को लेकर बातें की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति ने मिलकर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति ने मिलकर मिलकर 1928 ईस्वी में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग नामक संगठन की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी की ओर से भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी की ओर से एक वक्तव्य ब्रिटेन की महारानी की ओर से एक वक्तव्य दिया, जिसे दीपावली घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा।
इसमें यह कहा गया है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। एक पॉइंट लिखिएगा। खैर ये आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा है, लेकिन पॉइंट बड़ी शानदार है कि नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया, खारिज कर दिया? तो 1929 के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में, समझे? तो नीचे से लिखिएगा। हेलो 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 हेलो। पंखा उतने हवा देता है जी? है वो कम है, हमको लगता है। क्या नहीं लग रहा है कम है? अरे तुम लोग को इतना भी दिमाग नहीं, भगवान कॉमन सेंस और नहीं दिया है? उसको तेज कर लो, तेज भी करने नहीं होता है। एकदम नालायक ये सब है। हाँ, फिर वहीं पे ला करके तुम छोड़ दी। नहीं हो रहा है, हुआ था, तुम देखी है? हाँ, छोड़ दो, तुमसे नहीं होने वाला है। ठीक है, काहे इसे करते हैं? एक तो गर्मी इतना है, अपने मूड खराब रहता है। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत करने लगा है, समझे? तो खैर क्या कीजिएगा, एसी डीसी में भेज देंगे हम। लिखिएगा, नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया। लाहौर अधिवेशन में निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया। अच्छा, यहां तक अब याद करवाने का जरूरत है। ये सब याद हो न गया, आगे बढ़े ना। थोड़ा सा यहां पर बारदौली सत्याग्रह को देख लेते हैं और फिर हम लोग आ जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। मेन टॉपिक अब हम लोगों का वही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ गए? लेकिन थोड़ा सा बारदौली सत्याग्रह को जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ऐ हीरो सब सुनिए, बारदौली, बारदौली जानते हैं कहां है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। गुजरात का एक जिला था, एक क्षेत्र था बारदौली। बारदौली में हुआ यह था कि ब्रिटिश प्रशासन ने कर की दर अचानक बढ़ा दिया। जहां पहले किसानों को 5% तक कर देना होता था, उस कर की दर को बढ़ाकर 30% तक कर दिया। यानी जहां पहले 5 रुपया देना होता था, वहां अब 30 रुपया कर देना, कर जो है किसानों को लगने लगे। तो अब आप स्वयं सोचिए कि सीधे 6 गुना, सीधे कई गुना कर की दर को बढ़ा दिया गया था। मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लिया जाए कि हम 5,000 रुपया आपसे लेते हैं और अचानक हम 30,000 लेने लगे, तो आप विरोध कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? निश्चित तौर पर कीजिएगा। पिछले बार 5,000 लिए, इस बार जो है पिछले बार 6,000 था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, 6,000 था ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों।
इस बार 7,000 7500 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले रहे हैं, 1,000-1,500 रुपया बढ़ाए हैं। तब आप लोग जो है, जब फी को लेकर के बात चल रहा था तो उस टाइम में आप लोग विरोध कर रहे थे, समझ गए। देखिए बात क्या है जानते हैं कि आप लोग जो है ना सिर्फ एक चीज को देखते हैं। हम आपको इतना बढ़िया से बोले थे, इतना बढ़िया से बोले थे कि हम आपको 1 साल से 1.5 साल पढ़ाएंगे। आप पीटी पास कीजिएगा तो मेंस में भी इसी पैसा में पढ़ाएंगे, मेंस पास कीजिएगा तो फिजिकल के लिए भी, फिजिकल का पैसा भी हम इसी में ट्रेनर को देंगे, समझ गए। इतना ज्यादा सुविधा दे रहे हैं, फिर भी जो है आप लोग, यानी इतना ज्यादा सुविधा देने के बावजूद 1,000-1,500 बढ़ा दिए तो आप विरोध करने लगे, ठीक है। तो एक बात आप सोच करके देखिए, एक बात आप सोच करके देखिए कि सीधे कई गुना कर को बढ़ा दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है किसान विरोध करेगा या नहीं करेगा? करेगा न हो, निश्चित तौर पर करेगा। और देखिए एक बात बताते हैं, सच्चाई जानिए, सच्चाई क्या है। देखिए पैसा के मामला में तो हमारा दोनों हाथ खुला हुआ है, समझ गए। दोनों हाथ से हम खर्चा करते हैं, समझे। और हम आपको बता रहे हैं, आप हमको नहीं जानते हैं, जानिएगा तब आपको पता चलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि अभी ट्रेनर सबको, फिजिकल ट्रेनर सबको, एक ट्रेनर है उसको 1 लाख रुपया दिए हैं, एक समस्तीपुर है उसको भी 1 लाख दिए हैं। मतलब देखिए उन लोगों को देना है, हमको उससे ज्यादा देना है। मतलब किसी को 1.5 लाख देना है, किसी को 2 लाख देना है, जिसके पास जितना विद्यार्थी अपना गया है उसको उतना देना है। लेकिन सब ट्रेनर को कुछ कुछ दे करके रोक दिए हैं। तो डेली मैसेज करता है, सर हमारा क्लियर न कर दीजिए अभी, जबकि फिजिकल को 2 महीना समय है, समझ गए। जबकि वैसा वैसा मैसेज करता है, मतलब वैसा वैसा ट्रेनर मैसेज करता है जिसको लाख रुपया से ज्यादा दे दिए, वो सब कहता है सर हमारा क्लियर कर न दीजिए। तो थोड़ा पैसा के विषय में थोड़ा सोच करके देखिए। और दूसरी बात बता रहे, लड़की लोग के लिए मेडिकल कैंप लगवाए थे, उसमें लगभग 1 लाख प्लस का दवाई आया था, उसमें 50,000 रुपया दे दिए थे, उसमें कुछ पैसा उसका बाकी है, 56-57 रुपया उसका बाकी है। तो दिन में 10 बार फोन करता, हमको ने स्टाफ सबको दिन में 10 बार फोन करता है। और देखिए होता क्या है कि हमको पढ़ाना भी है, हमको मैनेजमेंट भी देखना है। होता क्या है, देखिए पैसा का कोई कमी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको पैसा देंगे नहीं, बस यही है भूल जाते हैं, या फिर अकाउंट का भी एक लिमिटेशन होता है। सारा ट्रांसफर हमारे ही अकाउंट से होता है, तो एक लिमिटेशन के पार हो जाने की वजह से हम नहीं भेज पाते हैं। तो दिन में वो 72 बार मैसेज करता है, 72 बार कॉल करता है, समझिए, दिन में, कि पैसा पहुंचा न दीजिए। जबकि 1-2 दिन तो हुआ होगा। बताइए पैसा कितना महत्वपूर्ण चीज है। हम आपको ये बात बता रहे हैं कि आप समझिए पैसा कितना महत्वपूर्ण चीज है, समझ गए। और आप इस बात को समझिए कि हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, पूरा जी जान आपके पीछे लगाते हैं। अगर हम आपसे पैसा लेते हैं, जो भी लेते हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसमें से सब लोग लास्ट तक नहीं रहेंगे। बहुत लोग तो बैच खत्म होते होते खत्म हो जाएंगे, मतलब छोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे मतलब छोड़ देंगे। बैच खत्म होते ही बहुत लोग छोड़ देंगे। और हम आपको बता रहे हैं, हमको अनुभव है ना। अभी देखिए इस रो में भी लड़की है, इस रो में भी लड़की है, लास्ट जाते जाते आप देख लीजिएगा सिर्फ इस रो में लड़की रहेगी। एकदम 100% हम लिख करके दे रहे हैं, आप लिख करके ले लीजिए हमसे। इसके बाद अभी देखिए दोनों क्लासरूम भरा है, नीचे है, वहां है। लास्ट होते होते सिर्फ 2 क्लासरूम में बच्चा रहेगा, समझ गए। तो ये चीज है। और हम आपको बता रहे हैं पहला क्लास से लेकर के आप लास्ट क्लास तक कीजिए। लास्ट क्लास में हम आपके लास्ट क्लास में, आपका लास्ट क्लास जब होगा तो आप अपने लास्ट क्लास को करने के बाद आप बताइएगा कि आपने जो हमें फी दिया है उतना आपको मिला है या नहीं मिला है। ये बात हम हर बैच में बोलते हैं, आपके बैच में भी बोल रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, एग्रीमेंट पे रूम ओनर लिखता है 5% पर ईयर रूम रेंट बढ़ाएंगे, और आप पता कर लीजिएगा एग्रीमेंट पर लिखता है 5%, बढ़ाता है सीधे 10%, सीधे 10% रूम रेंट बढ़ाता है। अगर इस बिल्डिंग का हम दे रहे हैं 10 लाख रुपया, तो अगले साल हो जाएगा सीधे 10% बढ़ा दीजिए 11 लाख रुपया हो जाएगा।
जब रूम रेंट बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रहा है, तो हमको भी तो फी इंक्रीज करना होगा। और पिछली बार का जहां तक सवाल है, उसमें ना बैग दिए थे ना ही किताब दिए थे। आपके बैच में तो हम बैग भी दे रहे हैं, किताब भी दे रहे हैं। मिलेगा मिलेगा। अरे आप लोग हड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ा करके कुछ नहीं होता। हम आप लोग जैसे थोड़े क्या कहते हैं, धैर्यवान नहीं है। हम आप लोग जैसे वो अधजल गगरी छलकत जाए वाला बात नहीं करते हैं। हमको 9 सेकंड में सब मजा नहीं चाहिए, समझ गए? हम वैसा नहीं सोचते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। धैर्य रखिएगा, सब चीज मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। जितना बोले हैं हर चीज मिलेगा। धैर्य नहीं रखिएगा, अकबकाइएगा तो अकबकाते रहिए अपना, और जीवन भर अकबकाते ही रह जाइएगा। आज यहां अकबका रहे हैं, कल कहीं और अकबकाइएगा, समझ गए? तो धैर्य से काम करना पड़ेगा। और हम थोड़ा सा स्लो हैं, हम काम करते हैं, हर काम करते हैं। पैसा सबको देंगे, कोई लास्ट में ये नहीं कहेगा कि कोई फिजिकल ट्रेनर ये नहीं कहेगा कि रोशन आनंद कह करके पैसा नहीं दिया, कोई नहीं कहेगा। हम इतना बात बता रहे हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा आराम से काम करते हैं, ठीक है? अभी 2 महीना समय है, अभी सब पैसा देना भी उचित नहीं है, समझ गए? बहुत तरह का चीज है जी। हम आप लोग जैसे थोड़े सोचते हैं। जब हम आप ही लोग के तरह सोचेंगे तो फिर हम में और आप में अंतर क्या रह जाएगा? तो कुछ अंतर होना ना चाहिए जी। तो अंतर होना चाहिए, अंतर रहना चाहिए। हम अपने तरीका से सोचते हैं, समझे? तो आइए, तो पैसा का बहुत महत्व है। बताइए, कैंप लगाए हुए क्या दिन हुआ? 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ ना। 2 दिन में मात्र 50-55 हजार 56 हजार रुपया के लिए, 56 हजार रुपया के लिए 1,06,000 का दबाया आया था, यानी मेडिकल से। उससे पहले भी दबाया आया था, लेकिन बगल वाला मेडिकल से 1,06,000 का दबाया आया था। 50 हजार दे दिए थे, मात्र 56 हजार रुपया उसका बाकी है। उस 56 हजार के लिए रविवार से लेकर के अभी तक में 56 बार से ज्यादा कॉल कर दिया होगा, समझ गए? तो पैसा का समझिए कितना महत्व है, समझे? और ऊपर से जो है, एक लड़की बोल रही थी हमको, एगो बात बताइए, एगो बात थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए। पीएमसीएच सरकारी है ना जी, वहां पर हम लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वहीं से सब चीज होता है, ठीक है? वहीं से दवाई वबाई सब चीज। पीएमसीएच में आप दिखाए होंगे 100% दवाई रहता है, और 100% आज तक कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। देखिए, जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार हम काम करते हैं। अब सामर्थ्य से बाहर जाकर के कहिएगा काम करने के लिए, तो वो हमसे पॉसिबल नहीं है। जो हमसे पॉसिबल नहीं, वो काम हम कर ही नहीं सकते हैं, समझे? एक लड़की आकर के बोल रही थी कि सर, जब कैंप लगवाए हैं तो सब चीज का नहीं इलाज करवा दीजिए मेरा। अच्छा, सब चीज का इलाज आपका माँ बाप जो आपको पैदा किया है वो तो करबेबे नहीं कर रहा है, समझ गए? हम आपका कहां से सब चीज का इलाज करवा देंगे, समझे? मतलब होता क्या है, किसी को थोड़ा दीजिए ना। जैसे अंग्रेज को भारतीय थोड़ा अथी का व्यापार का अधिकार दिया, क्या किया? धीरे धीरे हाथ पकड़ा, गले दबा दिया, समझे? तो कभी कभी मन क्या करता है जानते हैं? कभी कभी जब ये सब बात सुनते हैं ना, सच हम बता रहे हैं, हम एकदम हर्टली बोलते हैं। हम जो भी बोलते हैं, देखिए, हम जो बोलते हैं एकदम, हमारा जीवन बड़ी ओपन है, कुछ भी नहीं है हमारे जीवन, बहुत ओपन है, समझ गए? हम और मास्टर के तरह नहीं कि अलग से खोपचा बना करके हम ऑफिस में बैठते हैं। हम जहां बैठते हैं वो सबको पता है, सब आ जाता है वहां पर मिलने के लिए, समझ गए? तो बात हम आपको ये बता रहे हैं, कभी कभी यानी कुछ कुछ ऐसा चीज आता है ना कि मन करता है ये सब फालतू चीज है, करबे नहीं करे। फालतू का काहे के लिए 2 लाख 3 लाख रुपया जो है हम खर्चा करेंगे, समझ गए? 2 लाख रुपया कमाने में नानी याद आ जाता है लोग को, और समझ गए? और जो कैंप बैठाए हैं उसमें आपको 2 लाख प्लस रुपया खर्चा हुआ है। 1 लाख समथिंग का तो दवाई आया है, फिर डॉक्टर है, इधर उधर बहुत तरह का चीज है, समझ गए? हमको 2 लाख रुपया से ज्यादा खर्चा करने का क्या जरूरत था? और हम फेंकने के लिए फेंक भी सकते थे कि हमको मेडिकल कैंप में जो है 10 लाख रुपया खर्च हुआ, आप विश्वास भी कर जाते। लेकिन जो खर्च हुआ है, अप्रॉक्स में 2 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो हम बोल रहे हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, जो है सो है,
और इस प्रकार का काम मत कीजिए। अरे जितना हमसे भी सामर्थ्य बनता है हम उतना करते हैं। अब अचानक कहिएगा सब चीज कर देने तो पॉसिबल नहीं है हमसे, समझ गए। जिस रोज वैसा कैपेसिटी होगा कि हम आपका सब इलाज करवा सकते हैं, उस रोज हम आपका सब इलाज भी करवा देंगे। लेकिन अभी हमारे में उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम आपका सब इलाज करवा दें, ठीक है। कहां जा रही है? मारेंगे मुंह तो बैठो, मर जाओ, तुम बेहोश हो जाओ, तुम्हारा हम इलाज करवाएंगे, लेकिन तुम बैठो। बहानेबाज सब। चलिए आइए, बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह को समझिए। देखिए कुछ नहीं है बारदौली सत्याग्रह। तो हम आपको यह बात बता रहे थे कि बारदौली की अगर आप बात करेंगे, बारदौली की अगर आप बात करेंगे, गुजरात का एक जिला था बारदौली, और बारदौली में समस्या किसानों के साथ था। किसानों के साथ समस्या यह था, किसानों के साथ समस्या यह था, कर की दर, कर की दर, कर की दर, कर की दर जो है आपको काफी बढ़ा दिया गया। उस बढ़े हुए कर की दर को किसान देने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से किसान गांधी जी को सबसे पहले याद किए, लेकिन गांधी जी उस समय काम में व्यस्त थे। तो गांधी जी सरदार पटेल को बोले कि आप बारदौली जाइए और किसानों की समस्या सुनिए, और किसानों की समस्या सुनकर उसकी समस्या का समाधान कीजिए। गांधी जी के सुझाव पर सरदार पटेल बारदौली आए, किसानों की समस्या सुने, और किसानों की समस्या उन्हें जायज लगा कि नहीं, कर की दर जो अचानक इतना ज्यादा बढ़ गया है, कर की दर को कम किया जाना चाहिए। किसानों की समस्या को समझने के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह का आयोजन हुआ, और उस सत्याग्रह में सरदार पटेल ने यह मांग किया कि कर की दर को कम किया जाए, कर की दर को कम किया जाए। सरदार पटेल की मांग और सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए सरदार पटेल की जो मांग थी बारदौली सत्याग्रह में कि कर की दर को कम किया जाए, उस कर की दर को कम किया गया। अर्थात बढ़े हुए कर की दर को कम करवाने के उद्देश्य से जो बारदौली सत्याग्रह का आयोजन हुआ था, वह बारदौली सत्याग्रह सफल रहा, क्योंकि कर की दर कम कर दी गई। और इसी सत्याग्रह की सफलता पर बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई, सरदार की उपाधि प्रदान की गई। यही बारदौली सत्याग्रह है। बारदौली सत्याग्रह से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ है? 1928 में। किसको लेकर हुआ है? बढ़े हुए कर की दर को लेकर हुआ है। इसका नेतृत्व कौन किया? सरदार पटेल। और किस सत्याग्रह की सफलता पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह। समझ गए? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन अब आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम लोग चर्चा करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अच्छा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से हमेशा से प्रश्न रहे हैं, और विस्तार पूर्वक जो है इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उन्नीस सौ 30 से 1934। समझिए, आइए देखिए, पहली बात यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला
महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुए? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि की अगर आप बात करेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि 1928-29 में ही तैयार हो गया था। 1928-29 में ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी और महात्मा गांधी का एक पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। और यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। अंग्रेजी भाषा में, कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका निकाला जाता था। महात्मा गांधी अपने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों से 11 प्रकार की मांगे की, जिसे 11 सूत्री मांग कहा गया। यंग इंडिया के माध्यम से 11 सूत्री मांग गांधी जी ने जनवरी 1930 में किया। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिशों से 11 प्रकार की मांग की, जिसे 11 सूत्री मांग कहा गया। 11 सूत्री मांग की अगर हम लोग बात करें तो 11 सूत्री मांग में एक मांग यह था, पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की जाए। गांधी जी पूर्ण शराबबंदी कानून के पक्षधर थे और ऐसे भी शराब नशा करता, हाँ, नशीला पदार्थ है, ऐसे भी नशा करना सही नहीं है। और देखिए, नशा से होता क्या है कि एक तो आपका शरीर बर्बाद होता है, वहीं तक बर्बाद हो तब तो कोई बात नहीं, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है नशा के चक्कर में। सिर्फ एक आदमी बर्बाद हो नशा के चक्कर में, वहां तक नशा ठीक है। नशा के कारण बहुत परिवार उजड़ जाता है, बहुत परिवार बर्बाद हो जाता है। अब मान लिया जाए आप ही हैं, हम ही हैं, मान लिया जाए कि हम गुटखा खाते हैं, हमको कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। और मान लिया जाए कि हम किसान फैमिली से आते हैं, किसान फैमिली से जो लोग आते हैं, कैंसर का इलाज करवाना उसका औकात है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी का बच्चा है, हमारा माँ बाप सब चीज बेच देगा, जरूरत पड़े तो सब जमीन बेच देगा, सब गहना बेच देगी हमारी माँ, जरूरत पड़े तो वो अपना किडनी भी दे सकती है किसी को, समझ गए? बच्चा लोगों को इतना प्यारा होता है, समझे? तो एक प्रकार से कहिए कि अगर ऐसा होता है तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद न हो गया जी, हुआ या नहीं हुआ? तो नशा कोई सही चीज नहीं है। तो शराबबंदी, गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे। 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने एक मांग यह किया कि पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की जाए, जो अंग्रेज करने वाला था नहीं। क्यों नहीं करने वाला था? इसलिए नहीं करने वाला था क्योंकि अंग्रेजों को शराब से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, क्योंकि अंग्रेजों को शराब से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसी वजह से अंग्रेज पूर्ण शराबबंदी कानून को कभी लागू नहीं करता। एक मांग यह था। दूसरा मांग यह था कि जो राजनीतिक बंदी है, मतलब जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल में बंद थे, उसी को कहा गया राजनीतिक बंदी।
क्या हुआ है आपको? हैं? क्या हुआ है? क्या बोल रहे? सर घूम रहा है? बहाना है कि सच है? लड़की लोग बहानों बहुत बनाती है। जाइए, कहेगी जा रहे हैं पढ़ने, चल जाएगी इको पार्क। समझिए, जाइए जाइए जाइए। चलिए सुनिए अब। तो एक तो था गांधी जी 11 सूत्री मांग में एक मांग यह कि पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया जाए। दूसरी मांग महात्मा गांधी ने यह किया कि जो राजनीतिक बंदी है, जो राजनीतिक बंदी है, मतलब जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए जेल में बंद हो गए हैं, जेल में बंद है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। फिर अगला मांग महात्मा गांधी ने किया कि जो ब्रिटिश सेना पर खर्च होता है उस खर्च को कम किया जाए। फिर गांधी जी ने अगला मांग यह किया कि वस्त्र उद्योग को संरक्षण दिया जाए। फिर गांधी जी ने यह मांग किया कि समुद्र तट भारतीयों के संरक्षण में कर दिया जाए। फिर गांधी जी ने यह मांग किया कि नमक के ऊपर जो भारतीयों से टैक्स लिया जाता है उस नमक कानून को खत्म कर दिया जाए। 11 सूत्री मांग में यही सब मांग महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। यही सब मांग महात्मा गांधी के द्वारा जो है आपको किए गए थे। ऐसी ऐसी मांगे थी जिसको सीधे तौर पर तो अंग्रेज मानने वाला था नहीं। गांधी जी के 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया, और जब गांधी जी के 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया, गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर ध्यान ही नहीं दिया गया। उस समय के वायसराय इरविन, उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड गांधी जी के 11 सूत्री मांग पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फरवरी 1930 में बुलाया, और फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला करके यह निर्णय लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़कर करेंगे, और भारत की जनता से यह आह्वान करेंगे कि भारत की जनता नमक के ऊपर अब अंग्रेजों को कर नहीं दे। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपना पूरा खाका तैयार किया, और उसमें नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा कि हम डांडी मार्च करेंगे। हम जहां रह रहे हैं वहां से डांडी तक मार्च करेंगे, डांडी मार्च करेंगे, और डांडी मार्च के जरिए नमक कानून को हम तोड़ेंगे, और इसी के जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है हम शुरुआत करेंगे। और गांधी जी के जब 11 सूत्री मांग को नहीं माना गया, तो उस पर महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला। मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला, बदले में हमें पत्थर मिला। ठीक है, मैंने सूखी रोटी मांगी थी, बदले में हमें पत्थर मिला। समझ गए? अब आप देखिएगा कि गांधी जी के 11 सूत्री मांग को जब नहीं माना गया, तब गांधी जी ने यह कहा, और यही कहते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। तो सबसे पहले डांडी मार्च, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहां पर डांडी मार्च को, डांडी मार्च को समझते हैं। डांडी मार्च देखिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, तो गांधी जी के रहने के लिए अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी के रहने के लिए एक साबरमती आश्रम बनाया गया था, और गांधी जी साबरमती आश्रम में ही रहते थे। और साबरमती आश्रम को ही सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था। साबरमती आश्रम को ही सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता था, क्योंकि सत्याग्रह सब की शुरुआत भारत में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में रहते हुए ही किया था। चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो,
चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो या अन्य कोई भी सत्याग्रह हो, हर सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने लगभग साबरमती आश्रम में ही रहते हुए किया था। इसी वजह से साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। तो गांधी जी प्लान ये बनाए कि साबरमती आश्रम से हम निकलेंगे, गुजरात के नवसारी जिला स्थित डांडी पहुंचेंगे। डांडी आपको यहां है, सूरत के नीचे आइएगा तो नवसारी जिला है, नवसारी जिला में डांडी है। गुजरात में एक शहर है सूरत, सूरत के दक्षिण में आइएगा तो नवसारी जिला है, नवसारी जिला में ही है डांडी, नवसारी जिला में ही है डांडी। तो गांधी जी यह प्लान बनाए कि साबरमती आश्रम से निकलेंगे, नवसारी जिला स्थित डांडी पहुंचेंगे और समुद्र तट पर समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा करेंगे। यह गांधी जी का प्लान था। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी तक के लिए यात्रा करते। उस डांडी यात्रा या उस डांडी मार्च के लिए गांधी जी ने पूरे देश से कांग्रेस के 78 लोगों को चुना। पूरे देश से कांग्रेस के 78 लोगों को गांधी जी ने चुना, 78 सहयोगियों को गांधी जी ने चुना। उन 78 सहयोगियों में सबसे ज्यादा सहयोगी गुजरात से आने थे, सबसे ज्यादा सहयोगी गुजरात से आने थे। है? क्या हुआ? वोमिटिंग कर दी है? जाइए आराम से, आराम से। हे भगवान, क्या हो गया है आज आप लोग को? ऐसे बीमार पड़िएगा तो कैसे होगा? पढ़ाने आप लोग देते कहाँ हैं? हाँ तो सुनिए, गांधी जी डांडी मार्च के लिए, जैसे अभी राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा किए थे, पूरे देश से कांग्रेसी लोगों को चुने थे ना, हो पूरे देश से चुने थे। और महात्मा गांधी के तर्ज पर ही राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा किए थे और कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम राहुल गांधी ने किया है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, समझ गए। और स्थिति ऐसा है अभी चुनाव का, भले कोई जीते कोई हारे, लेकिन स्थिति ऐसा है चुनाव का अभी इलेक्शन का कि नैरेटिव सेट इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं और उस पर पलटवार बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जबकि पहले ये होता था नैरेटिव सेट बीजेपी के लोग करते थे, पलटवार विपक्षी करता था। तो इस बार मोदी जी का हालत तो थोड़ा बहुत खस्ता है, ये है, समझ गए, खस्ता है हालत, समझे। गोदी मीडिया कुछ हो दिखाए उससे मतलब ना है, लेकिन जमीनी स्तर पर विरोध हो रहा है, समझे, व्यापक विरोध हो रहा है जमीनी स्तर पर। खैर छोड़िए ये सब बात। तो आप समझिएगा चीजों को, गांधी जी पूरे देश से 78 सहयोगियों को चुने। सबसे ज्यादा गुजरात से थे, फिर अलग अलग प्रांत से किसी से 1, किसी से 2, किसी से 3 ऐसे थे। और बिहार की बात करेंगे तो 78 सहयोगियों में बिहार से सिर्फ एक था, कारो बापू, जिसे गिरिपत चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। कारो बापू जिसे गिरिपत चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी अपने सभी सहयोगियों को तैयार किए और फिर महात्मा गांधी डांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को किए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा की शुरुआत की। डांडी यात्रा की शुरुआत की। जब गांधी जी साबरमती आश्रम के बाहर अपना पहला कदम रखे तो गांधी जी ने
जो पहला स्टेटमेंट दिया वह स्टेटमेंट यह था कि अब हम दोबारा साबरमती आश्रम में तब कदम रखेंगे जब देश आजाद हो जाएगा। मतलब इस स्टेटमेंट के जरिए गांधी जी क्या बतलाना चाहते थे पता है? इस स्टेटमेंट के जरिए गांधी जी यह बतलाना चाहते थे कि ये जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं, अब इसके जरिए हम देश को आजाद करवा देंगे, इसके जरिए देश को आजाद करवा देंगे। ऐसा गांधी जी ने इसलिए बोला ताकि जो सत्याग्रही है, जो आंदोलनकारी है, उनमें एक जोश बना रहे और वो उन्हें लगे कि नहीं अब तो आजादी मिल ही जाएगा, अब तो आजादी मिल ही जाएगा। तो इसीलिए गांधी जी दांडी मार्च की जब शुरुआत किए और साबरमती आश्रम के बाहर अपना पहला कदम रखे, तो गांधी जी ने यह कहा कि अब दोबारा साबरमती आश्रम में हम कदम तब रखेंगे जब देश आजाद हो जाएगा। निकल पड़े गांधी जी। जब गांधी जी दांडी यात्रा पर थे, कुछ समय के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और जब कुछ समय के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस क्षणिक समय के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। दांडी यात्रा का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने संभाला था। अब्बास तैयब जी ने संभाला था। अब्बास तैयब जी ने संभाला था। और दांडी यात्रा के क्रम में विदेशी मीडिया कवर कर रहा था गांधी जी के यात्रा को। बताइए, एक वो दौर था कि गांधी जी के यात्रा को विदेशी मीडिया कवर कर रहा था और एक आज का दौर है राहुल गांधी की यात्रा को देश की मेन स्ट्रीम मीडिया तक कवर नहीं किया था। कुछ यूट्यूबर सब कवर किया था राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को, जबकि इतना लंबा यात्रा था, मेन स्ट्रीम मीडिया को कवर करना चाहिए। बहुत बड़ा संघर्ष था एक प्रकार से कहिए तो। पैदल उत्तर से दक्षिण यात्रा करना, यहां से गांधी मैदान कहेंगे चलिए ना पैदल, कहिएगा ऑटो भाड़ा दीजिए ना तब जाएंगे हम, समझे। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु की यात्रा अपने आप में कोई आसान यात्रा नहीं था, समझे। और देखिए राहुल गांधी का बड़ा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रोजगार की बात वही कर रहा है, सरकारी नौकरी की बात वही कर रहा है, नौकरी देने की बात वही कर रहा है। हमको क्या चाहिए? हमको वैकेंसी चाहिए, हमको वैकेंसी आए बेच देंगे, पैसा कमाएंगे, सीधा बात, समझ गए। तो इसलिए बड़ा करना पड़ता है, समझे। तो अब देखिएगा विदेशी मीडिया गांधी जी के यात्रा को कवर कर रहा था। तो विदेशी मीडिया के द्वारा विदेशी मीडिया के द्वारा गांधी जी से यह पूछा गया था कि आप इस यात्रा में विश्व से क्या अपेक्षा करते हैं? आप इस यात्रा में विश्व से क्या अपेक्षा करते हैं? क्या अपेक्षा करते हैं विश्व से? तो गांधी जी इस यात्रा के क्रम में विदेशी मीडिया को संबोधित करते हुए यह कहे थे कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व से सिर्फ सहानुभूति चाहता हूं। मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व से सिर्फ सहानुभूति मात्र चाहता हूं। मतलब यहां पर शक्ति शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए किया गया था और अधिकार शब्द का प्रयोग भारतीयों के लिए किया गया था। यानी अंग्रेज जो शक्तिशाली है, उस शक्तिशाली अंग्रेज से हम अधिकार की मांग कर रहे हैं, उस शक्तिशाली अंग्रेज से हम अधिकार की मांग कर रहे हैं। हमें अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। और उस अधिकार को लेने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। हम भारतीय सामर्थ्यवान है, हम भारतीय सामर्थ्यवान है, हम अंग्रेजों से अपना अधिकार ले लेंगे। लेकिन हम सिर्फ अंग्रेजों से यह चाहते हैं, हम विश्व के लोगों से सिर्फ यह चाहते हैं कि विश्व के सभी लोग
हमारे प्रति सिर्फ सहानुभूति रखें, हमारे प्रति सिर्फ सहानुभूति रखें, सहानुभूति रखें। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था अपने आप में यह गांधी जी का। हम एक लाइन में कह दिए हैं वो अलग ना बात है, उस टाइम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा हेडलाइन ये बना था गांधी जी का ये स्टेटमेंट। गांधी जी का ये स्टेटमेंट हेडलाइन बना था पेपर में कि गांधी जी इस यात्रा में विश्व के लोगों से क्या चाहते हैं, समझ गए। और गांधी जी 24 दिनों तक यात्रा किए, 24 डेज, 24 दिनों तक गांधी जी यात्रा किए। और 24 दिनों की यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे और इस 24 दिनों की यात्रा में 240 मील की दूरी, 240 मील की दूरी गांधी जी ने तय किया था। और आप इस बात को जानिए, भले गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ निकले थे, लेकिन जिस गांव से गुजरते थे उस गांव के लोग गांधी जी के साथ हो जाते थे, जिस शहर से गुजरते थे उस शहर के लोग गांधी जी के साथ हो जाते थे। तो हजारों लोग, ऐसे गांधी जी तो 78 लोगों के साथ ही निकले थे, लेकिन हजारों लोग गांधी जी के साथ दांडी मार्च में, दांडी यात्रा में जो है आपको शामिल हुए थे। और गांधी जी के इस दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से सुभाष चंद्र बोस ने किया है। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किए, नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किए। और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा करते हुए गांधी जी ने कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं को यह कहा कि आप भी अपने क्षेत्र में दांडी यात्रा के तर्ज पर ही एक यात्रा निकालिए और नदी के पानी से, तालाब के पानी से, पोखर के पानी से, झील के पानी से सांकेतिक तौर पर नमक बनाइए और नमक कानून को तोड़ने की घोषणा कीजिए। और गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के भीतर कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेता अलग अलग यात्रा निकाले, कोई नदी के पानी से सांकेतिक तौर पर, कोई तालाब के पानी से, कोई झील के पानी से सांकेतिक तौर पर नमक कानून को तोड़ने की घोषणा किया। समझ गए? तो ये है, यहां तक आइए कुछ चीज को हम लोग याद करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, यंग इंडिया किसका पत्रिका है? हो यंग इंडिया, यंग इंडिया। अच्छा, 11 सूत्री मांग किसने प्रस्तुत किया? किस पत्रिका के माध्यम से? किस पत्रिका के माध्यम? गांधी जी के 11 सूत्री मांग को जब नहीं माना गया था तो उस पर गांधी जी क्या बोले थे? मैंने सूखी रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिला। मैंने सूखी रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिला। एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई है? 12 मार्च 1900। दांडी मार्च की शुरुआत कब से हुई है? कहां से? कहां से? कितने सहयोगियों के साथ में? सबसे ज्यादा सहयोगी कहां से था? गुजरात। सबसे ज्यादा सहयोगी बिहार से कारो बापू। बिहार से कौन था? बिहार से कौन था? कारो बापू। कितना दिन का यात्रा था ये? 24 दिन। कितना दिन का यात्रा था? कितना दूरी तय किया? 240 मील। 240। और दांडी के समुद्र तट पर किस तिथि को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा? 6 अप्रैल 1900। 6 अप्रैल 1900। और दांडी यात्रा के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो गांधी जी के दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन किया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास, जब कुछ समय के लिए गांधी जी को दांडी यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था तो दांडी यात्रा का नेतृत्व कौन किया? कौन किया? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि दांडी यात्रा के दौरान किसने यह कहा, मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व का सहानुभूति चाहता हूं? महात्मा
मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, किसने कहा था? महात्मा। क्लियर है बात? चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में, ठीक है? चलिए सुनिए हीरो सब, होमवर्क क्या दिए थे? बायोलॉजी चैप्टर नंबर दीजिए, दीजिए। और देखिए सुनिए, कल का क्या है? कल का ये है कि कल रामनवमी है। अब बात ये है कि शाम के टाइम में जो है ना जुलूस निकलता है, तो लड़का को तो बहुत परेशानी नहीं होगा, लेकिन आप तो देखिए रहे हैं कि क्लासरूम में तो आधा लड़का आधा लड़की है, समझ गए? तो लड़की की जनसंख्या को ज्यादा देखते हुए ही जो है कल का सेशन हमको बंद करना पड़ रहा है। जुलूस में लड़का को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन लड़की को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आप देखते हैं कि उधर से लोग दानापुर से, इधर से पटना सिटी सब से लोग आता है, आती है, तो ट्रैफिक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कल। और जुलूस निकलता है और राम के नाम पर जो है लोग अभद्र व्यवहार भी करता है, लोगों को लगता है कि आज कौन क्या करेगा, समझ गए? तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो है कल आपका क्लास बंद रहेगा, समझ गए? और इसी वजह से आप अपना होमवर्क सुनिए, आप अपना होमवर्क सुनिए। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। सबको करना क्या है पता है? कुछ नहीं करना है। कल जो क्लास का टाइम है 3 से 7 क्लास का टाइम है ना जी, उस टाइम में क्या कीजिएगा? झाल बजाइएगा, नहीं ना? और कल भर दिन तो आप खा लिए हैं, होमवर्क सब भी ना है। आपको करना क्या है पता है? देखिए, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा चीज आपका उतना पक्का होगा। आपको करना क्या है पता है? कल क्लास बंद जो है, फिर परसों से अपने समय से होगा क्लास। तो आपको करना क्या है? इतिहास 1857 के विद्रोह से अभी तक जितना पढ़े रीडिंग मार देना है, रीडिंग मार देना है। 1857 का विद्रोह पहला पॉइंट, और आज जो लास्ट पॉइंट, रीडिंग मार देना है सिर्फ आपको। आप देखिएगा बहुत फायदा करेगा आपको। उसके बाद बायोलॉजी में चैप्टर 1 और 2 आपको रीडिंग मार देना है। यही आपका होमवर्क है, कीजिएगा ना? कल रामनवमी है, भगवान राम का कसम है आपको, समझ गए? क्या जाना है? कहां जाना है? घर जाना है। मां का तबीयत खराब हो गया, बहाना। हमको बहुत कुछ ही सब के बारे में सुनने को मिला है, आप ही में से कोई हमको मैसेज पहुंचाई है, समझ गए? तो आप लोग ये मत जानिए कि हमको कुछ अता पता नहीं है आप लोग के बारे में। बैठिए ना, हम जाएंगे तब जाइएगा, हमारे साथ निकल जाइएगा। बैठिए, अब बैठिए ना, काहे रो रहे हैं? रोइए नहीं, ठीक है? हैं? फोन आ रहा है? हैं? ट्रेन है? क्या बजे ट्रेन है? हैं? क्या बजे? कहां से ट्रेन है? पटना जंक्शन, जाइए, निकलिए। चलिए होमवर्क पूछने दीजिए। है लड़कियां, खड़ा होइए, उधर खड़ा होइए। हाँ, आपको कभी खड़ा किए हैं ना? बैठ जाइए तब। आप ही को बार बार का, आपको कभी खड़ा किए हैं जी? किए हैं? सब बोलिए, खड़े मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। खड़ा होइए। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतः कंकाल है। पढ़ती उड़ती ना है जी, तो जवाब कहां दे रही है? उपास्थि, उपास्थि ना जी? हाँ है, खड़ा होइए। हाँ, आपको कभी खड़ा नहीं किया है? हाँ, खड़ा हो जाइए। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहता है किसमें? अस्थि में। दूसरा बताइए, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहां होती है? आगे
बैठिए आप। हे, कभी खड़ा किए हैं आपको? नहीं ना, खड़ा हो जाइए। तंत्रिका उत्तक की इकाई बता दिया। नेत्र के आइडिस में पाई जाने वाला उत्तक है। आरेखित पेशी, आरेखित पेशी। पढ़ा लिखा कीजिए। आप जवाब नहीं दिया, हम दिए हैं जवाब, हम दिए हैं जवाब। ए, खड़ा रहिए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ, लिंगामेंट का निर्माण होता है, हैं? पीला तंतु में उत्तक से। आप थोड़े बोले, नहीं बोले, हम बोले, ठीक है। ए लड़का, खड़ा होइए उधर, अरे खड़ा होइए उधर, नहीं नहीं इधर इधर, हाँ खड़ा होइए। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एडियोलर उत्तक में, एडियोलर उत्तक में। खड़ा हो जाइए। आपसे कभी पूछे हैं? हाँ ठीक है, हल्ला मत कीजिए, ठीक है। पूछेंगे ना, हम पूछेंगे, आप काहे ऐसे करते हैं भाई? जाइलम एवं फुलेम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4। बैठ जाइए आप। होमवर्क क्या दिए हैं, समझ में आया जी? आराम से पढ़िए, ठीक है। पढ़ा लिखा कीजिए। ये लड़के पढ़ती उड़ती ना है, पृथ्वी पर का बोझ है तुम, समझे? पढ़ेगी लिखेगी ना। और एगो बात जान लीजिए आप, सिर्फ अपने आप से मतलब रखिए, सिर्फ अपने कर्म से मतलब रखिए। और अगर कोई दूसरा तीसरा चक्कर में पड़े, जीवन आपका बर्बाद है, आप मान करके चलिए, समझे? तो दूसरा तीसरा चक्कर में मत पड़िए। हे, खड़ा होइए, जल्दी खड़ा होइए ना। मृदु उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती है? हैं? गोलाकार होता है। हाँ तो ये तो कुछ नहीं है बोली है, हैं? ये तो कुछ बोली है। किसका ही किताब है? कूट देते हैं, ऐसे ही सब नहीं मानेगा। ले 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 ले, पढ़ती ना है जी, हैं? बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। पढ़ती ना है, पढ़ती का है। आ जाइए आप लोग, आइए आइए, पढ़िए पढ़िए, आइए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अरे पढ़िए, समझे? पढ़िए, चलिए। पढ़ती उड़ती काहे ना है जी? काहे नहीं पढ़ती है? चलिए पढ़िए, बैठ जाइए। लीजिए, होमवर्क क्या दिए हैं? पूरा इतिहास का रिवीजन और पूरा बायोलॉजी का जितना पढ़ाया गया है आज तक उतना का। और किसका कसम दिए हैं? भगवान राम का। किसका कसम है? मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद। आगे अभी बायोलॉजी का क्लास है, क्लास कीजिए।